डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। स्वस्थ किसान एक ऐसा कार्यक्रम जो कि आपका मार्गदर्शन करता है ताकि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और एक स्वस्थ जीवन शैली को अपना सकें। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की की राह पर तेज़ी से आगे बढ़े तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि एक एक नागरिक, हमारे किसान स्वस्थ रहें। इसीलिए हम ऐसे विषय लेकर आते हैं ताकि आप उनके बारे में जानकर अपने स्वास्थ्य के प्रति और जागरूक हो सकें। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये है आपके दिल से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आप अपने दिल की सेहत का ख्याल ज़रूर रखिए क्योंकि इसी से आपकी सांसें चल रही हैं। दिल की धड़कनें रुकी नहीं कि आपकी ज़िंदगी का भी एक फुल स्टॉप हो जाता है। ये बहुत ही अप्रिय घटना होती है जिसके जीवन में भी ये सामने आती है और हमने हाल के दिनों में देखा है कि कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जब बहुत कम उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक हुआ है। दिल की बीमारी की वजह से उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ी है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि आप अपनी जीवन शैली, अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपनी दिल की सेहत को लेकर बहुत सजग रहें। इसीलिए आज के कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर आए हैं। तो आगे बढ़े, सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के विषय के बारे में, क्या हम विशेष बताने वाले हैं आपको और इससे जुड़े हुए विशेषज्ञ भी हमारे साथ रहेंगे। तो हमारा विषय आप देख लें, हृदय रोग, कारण, लक्षण और उपचार। और आप अपने प्रश्न या फिर आपकी कोई आशंका है या फिर आप कोई अनुभव भी साझा करना चाहते हैं जो कि दूसरे दर्शकों के काम आ सकते हैं तो ये भी आप हमें बता सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें, 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो अपने सवाल, अपनी बात हम तक ईमेल के माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप हमारा ईमेल आईडी भी नोट कर लें, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, swasthkisanlive2024@gmail.com। चाहे आपका ईमेल हो या फिर आपकी कॉल हो, सभी सवाल हम लाइव इस 1 घंटे के दौरान कार्यक्रम में शामिल करेंगे और देश के 2 बड़े विशेषज्ञ हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे आपकी सभी आशंकाओं को दूर करने के लिए, आपको आपके दिल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र सिंह झाझड़िया जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आप डायरेक्टर प्रोफेसर हैं, CTVS सर्जन है विभाग में, राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली से। और हमारे साथ डॉक्टर सत्यवीर यादव है, सह प्राध्यापक कार्डियोलॉजी विभाग, एम्स अस्पताल नई दिल्ली से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो दोनों बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, एम्स से हैं और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल से हैं। तो अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप ज़रूर हम तक पहुंचाएं और अपने सवालों का जवाब जानें। देखिए, अगर आपका हृदय स्वस्थ रहता है तो आप लंबा जी सकते हैं, आप अपने जीवन को खुशनुमा तरीके से बिता सकते हैं। लेकिन अगर दिल में ही कोई समस्या आ गई तो आपका जो एक जीवन है वो भी कहीं ना कहीं मुश्किलों से भर जाता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इससे प्रभावित होती है। इसीलिए अपने दिल का ख्याल ज़रूर रखें। लेकिन कैसे रखें दिल का ख्याल? कौन कौन सी गंभीर बातें हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है? कौन से वो रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें कई बार हम इग्नोर कर देते हैं? ये सभी जानने के लिए सबसे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि और आज हम बात करेंगे हृदय रोगों के बढ़ते खतरे और उनसे बचाव के उपायों पर। भारत में हृदय रोगों से होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक चौंकाने वाली बात यह है कि परिवार के मेडिकल इतिहास की तुलना में खराब जीवन शैली इस वृद्धि के लिए अधिक जिम्मेदार थी। मोटापा, तनाव और असंतुलित आहार जैसी आदतें हमारे दिल के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही हैं। हृदय शरीर को ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है और जब यह प्रक्रिया बाधित होती है तो कई गंभीर बीमारियां जन्म ले सकती हैं। हृदय रोग कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से सबसे आम कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD है। इसमें हृदय की धमनियों में पट्टिका जमा हो जाती है जिससे रक्त प्रवाह बाधित होता है। दूसरी बीमारी अर्थीमिया है, जिसमें दिल की धड़कन असामान्य रूप से तेज या धीमी हो जाती है। तीसरी बीमारी कार्डियोमायोपैथी है, जिसमें हृदय की मांसपेशियां मोटी और कमजोर हो जाती हैं। इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस में धमनियां सख्त हो जाती हैं। रूमेटिक हृदय रोग में दिल के वाल्व स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और हार्ट इन्फेक्शन में वायरस या बैक्टीरिया से हृदय प्रभावित होता है।
कुछ हृदय रोग जन्मजात भी हो सकते हैं, जैसे कि दिल के कक्षों के बीच छेद होना। पुरुषों को हृदय रोगों का खतरा महिलाओं की तुलना में अधिक होता है। उम्र बढ़ने के साथ यह खतरा बढ़ता है और अगर परिवार में किसी को हृदय रोग हो तो अन्य सदस्यों को भी इसका खतरा हो सकता है। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर भी दिल की बीमारियों का कारण बन सकते हैं अगर इन्हें नियंत्रित न किया जाए। धूम्रपान, शारीरिक गतिविधियों की कमी और जंक फूड खाने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है, जिससे दिल की बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इसके प्रमुख लक्षण हैं सीने में दर्द, सांसों की कमी, जबड़े, गर्दन, पेट और हाथ पैरों में दर्द, तेज या धीमी धड़कन, सुन्नपन, चक्कर आना, थकान और जी मिचलाना। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए कुछ आदतें अपनाना जरूरी है। ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की नियमित जांच कराएं, संतुलित आहार लें और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। धूम्रपान और शराब से बचें, तनाव कम करने के लिए योग और ध्यान करें और रोजाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलने की आदत डालें। सही जीवन शैली अपनाकर हम अपने दिल को स्वस्थ और मजबूत रख सकते हैं। अस्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, अपने दिल का ख्याल रखें और हमेशा सतर्क रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन ये तभी संभव है जब आप जागरूक रहेंगे और यही हमारा मकसद भी है कि हमारे दर्शक, हमारे किसान जागरूक रहें और अपनी सेहत को लेकर गंभीर रहें। गंभीर इस तरीके से कि सतर्क रहेंगे तो आप उन सभी बातों का ध्यान रखेंगे जो कि आपको स्वस्थ जीवन शैली की तरफ अग्रसर करेंगे या फिर आपको उस तरफ आपका रुझान बढ़ाएंगे। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर नरेंद्र सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक आम आदमी की भाषा में हम हृदय रोग किसे समझें, क्योंकि हम जब भी दिल की बात करते हैं, कि दिल से जुड़ी बीमारियों की बात करते हैं, समस्या की बात करते हैं, तो एक ही परसेप्शन है कि हार्ट अटैक होना, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। किस किस तरह की समस्या होती है, हृदय रोग को हम कैसे समझें? जी मैम, जी अंजू जी, मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि हृदय रोग दो तीन तरह से हो सकते हैं। एक तो होते हैं जन्मजात रोग, जो आपको जन्म से ही आपको दिल में जैसे कि छेद होना, ये आपके जन्म से हो सकता है। आपको जो हो सकता है शुरू में आपको डिटेक्ट नहीं किया, आप उसके साथ बड़े हो सकते हैं और उस समय आपको वो मैनिफेस्ट उसके सिम्टम्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दूसरे होते हैं एक्वायर्ड हार्ट डिजीज, जैसे कि हमें जो हमने अपने जो हम एक्वायर करते हैं अपनी लाइफ के दौरान, उनमें आती हैं रिमेटिक हार्ट डिजीज आती हैं और दूसरी आती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज या फिर कार्डियोमायोपैथी या फिर एक्वायर्ड इन्फेक्शंस जिसमें हो सकते हैं। तो यही हैं जो इनकी लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, जिससे आपके जैसा रोग आपसे होता है वो हो सकते हैं। तो कुछ इन चीज़ों को देखना चाहिए कि हमें कैसे इनसे बच सकते हैं। हम तो इनके लक्षण तो हम जान सकते हैं, पर इनके कुछ एक्वायर्ड डिजीज से हम कैसे बच सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है हमारे किसान भाइयों के लिए जानना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। अब सर मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर यादव कि जैसे कि हमने रिपोर्ट में ही बताया कि आज के समय में हमारी जीवन शैली इतनी बिगड़ चुकी है, और चाहे वो खेती किसानी हो या शहरों की बात करें। अब एक समय था जब कहा जाता था कि ये दिल की बीमारियां शहरों की बीमारियां, लेकिन हम बहुत तेज़ी से देख रहे हैं कि इस बीमारी ने गांव-गांव तक अपने पैर पसार लिए हैं। तो मुख्य रूप से वजह क्या है? जो जेनेटिक है वो तो ठीक है, समझ आता है, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या वजह हो सकती हैं? जीवन शैली किस तरह हमारी प्रभावित हुई या बदली है, ऑल्टर हुई, जिससे इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं? सर बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है अंजू जी आपने। अब हमें ये देखने को मिला है कि पहले जो बीमारियां शहरों तक सीमित थी, जैसे हार्ट अटैक होना, एरिथमिया, लेकिन अब ये बीमारियां गाँव में भी उतनी ही बहुतायत से पाई जा रही हैं जितना पहले शहरों में पाई जाती थी। और हार्ट की जो ये बीमारियां हैं उनके मुख्य लक्षण हैं, पहला चलने फिरने में या किसी काम करने में सीने में दर्द होना, जैसे सीढ़ी चढ़ने में सीने में दर्द होना, ज़्यादा देर पैदल चलने में सीने में दर्द होना, पहला मुख्य लक्षण है। दूसरा मुख्य लक्षण है कि चलने फिरने में या किसी भी काम को करने में सांस का फूलना, और तीसरा मुख्य लक्षण है कि अचानक बेहोशी आ जाना। तो ये तीन बहुत ही मुख्य लक्षण है हार्ट की बीमारी के, सीने में दर्द होना, सांस फूलना और बेहोशी आ जाना। जी जी। जन्मजात बीमारियों के अलावा सबसे मुख्य कारण है हमारी जीवन शैली। हम जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं हमारी व्यस्त जीवन शैली की वजह से, वो भी एक मुख्य कारण है। उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर लेवल्स, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, स्मोकिंग, जंक फूड हैबिट्स, सो इन सभी चीज़ों की वजह से
अब ये देखा गया है कि हार्ट की बीमारियां पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं और अचानक कई बार हार्ट अटैक कोलैप्स हो जाते हैं, सडन कार्डियक डेथ के रूप में भी प्रेजेंट करता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो भी, अगर हम ऐसा हमारे आसपास किसी को देखते हैं कि जो अचानक बेहोश हो रहा है, तो हम उसको इमीडिएटली कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन दे सकते हैं, जिसे सामान्य भाषा में CPR कहा जाता है। जो हम कोई भी मरीज अगर ऐसा बेहोश हो रहा है तो उसके निकट बैठ के एक हथेली दूसरे हथेली पे रख के और पूरे प्रेशर से लगभग 1 मिनट में 50 से 100 बार कंप्रेशन दिया जाए, जिससे कि उसका हार्ट इमीडिएटली पंप करना प्रारंभ कर दे और इमीडिएटली पेशेंट को हम कोशिश करें कि नियर बाई हॉस्पिटल में पहुंचा सकें। जी जी। अब मैं सिर्फ आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि आपने बताया लाइफस्टाइल, जैसे हम वॉक नहीं कर रहे हैं या फिर हमारा खान पान इतना बिगड़ चुका है, उसका प्रभाव पड़ रहा है जो इस तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। लेकिन अगर हम मुख्य रूप से, सर मैं आपसे समझना चाहूँगी, मुख्य रूप से हम इसके लक्षण समझने की कोशिश करें। कुछ तो अभी सर ने बताया कि सांस फूल जाना, आप हाँफ रहे हैं या फिर आप बेहोशी हो जाती है, लेकिन ये कई बार ये बड़े कन्फ्यूजिंग से, कई बार लोगों को रेस्पिरेटरी इश्यूज़ होते हैं, उसमें भी ऐसा होता है। लेकिन हम कैसे इसे डिस्टिंग्विश करें कि ये दिल से जुड़ी हुई समस्या है, कब वो इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसे हम समझें और उस पर तुरंत हम एक्ट करें? जो हार्ट की जो इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे कि हम आम भाषा में हार्ट अटैक बोलते हैं, वो उसमें जो टिपिकल तरह का जो दर्द होता है वो आपके सीने में जकड़न जैसा महसूस होगा आपको, जो कि आपके दाएं हाथ में रेडिएट कर सकता है, आपके मस्तिष्क की तरफ जा सकता है, पर प्राइमरी आपको जकड़न जैसी महसूस होगी। उसके साथ आपको पसीना आ सकता है और आपको बेहोशी और चक्कर जैसे आने के महसूस हो सकता है। जी, एक कॉलर है लक्ष्मण सिंह है, जिन्होंने मध्य प्रदेश से कॉल किया है। आइए जल्दी से उनका हम सवाल ले लेते हैं। लक्ष्मण जी, स्वागत है आपका स्वस्थ के सामने, बताइए क्या प्रश्न है? नमस्कार लक्ष्मण जी, बताएं। जी, हृदय रोग के क्या क्या लक्षण है? जी, आज हमारा विषय ही पूरा यही है, तो आप कार्यक्रम देखते रहे, बहुत सारी और बातें आपको पता चलेंगी। लेकिन क्योंकि इन्होंने सवाल पूछा और हो सकता है थोड़ा देरी से इन्होंने कार्यक्रम देखना शुरू किया हो, तो सर आप क्या एक बार हमारे लक्ष्मण जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि सबसे मुख्य लक्षण है सीने में दर्द होना, और सीने का दर्द जो हार्ट डिजीज की वजह से होता है, जैसा डॉक्टर नरेंद्र ने बताया कि वो एक सामान्य दर्द नहीं है। कई बार हम देखते हैं ओपीडी में मरीज आते हैं कि उनको एक पिन पॉइंट, एक जिसको हम एक फिंगर से लोकलाइज कर सकते हैं, वो ऐसा कंप्लेन करते हैं कि मुझे अचानक एक दर्द हो जाता है, 1-2 मिनट के लिए होता है और वो कभी भी हो जाता है, चलने फिरने में नहीं होता। तो ऐसा दर्द, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा दर्द हार्ट डिजीज से रिलेटेड नहीं है। हार्ट डिजीज से जो दर्द सीने में होता है वो पूरे चेस्ट में डिफ्यूज होता है, मतलब वो पूरे सीने को इन्वॉल्व करता है और वो उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी ज़्यादा होती है। साथ में उसमें बहुत तेज़ पसीना आ सकता है, हमारी सांस फूल सकती है, हमें चक्कर बेहोशी आ सकती है। और ऐसा पेन यूजुअली हमें कुछ लोगों को तो बैठे बैठे होता है, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। कुछ लोगों को ऐसा पेन कुछ फिक्स एक्टिविटी करने पे होता है, जिसको हम एंजाइना कहते हैं। जैसे वो कभी भी मरीज कहते हैं कि हमें आधा किलोमीटर चलने पे सीना भारी हो जाता है और उसके बाद अगर हम बैठ जाते हैं तो हमें ठीक लगता है। तो ऐसे अगर लक्षण हैं तो वो इंगित कर रहे हैं कि आपको कोई ना कोई हार्ट की बीमारी है, और मुख्यतः ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट अटैक की बीमारी की तरफ इशारा कर। जी जी। तो सर जैसे, हाँ जी, कुछ इसके अलावा इसमें आप उसको आपको चलने फिरने में सांस फूल सकता है। सांस फूलने के साथ आपके पैरों में सूजन आ सकती है और पेट में सूजन आ सकती है। तो वो भी इशारा करता है कि आपका राइट हार्ट और फिर में आपको प्रॉब्लम है और उसमें हार्ट आगे पंप नहीं कर पा रहा है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए। बाकी आप बच्चों में अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं, बच्चे भी हार्ट डिजीज से ग्रस्त हो सकते हैं जन्मजात, तो उनमें अलग तरह के लक्षण होते हैं। जी बिल्कुल। अब मैं सर इसी पर आने वाली थी कि हम पहले बच्चों पे ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपने ऐसे कहा भी है। अब कई बच्चे हम देखते हैं कि सर जन्म के साथ ही, जैसे ही वो पैदा हुए या फिर वो जब पेट में, तभी कई बार पता चल जाता है कि उनके हार्ट में ऐसी ऐसी समस्या है। तो ये क्यों होता है और इसके पीछे क्या वजह है? क्या माँ की तरफ से किसी तरह की चूक होती है या फिर ये जेनेटिक होता है? क्यों होता है सर? इसमें कई कारण देखने में आए हैं। कुछ तो जेनेटिक, जैसे आपने बताया कि वो जेनेटिक हो सकते हैं। कुछ माता के पेट में जब बच्चा गर्भ में होता है तब उनका न्यूट्रिशन, जैसे फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी या फिर कई इन्फेक्शंस होते हैं जो गर्भावस्था के दौरान होते हैं माता को, तो उसमें भी ये हो सकते हैं।
पर उनका जैसे आजकल कई हमारे देश में या तो पता चाहे तो हम पता कर सकते हैं। आजकल इकोग्राफी, फीटल इकोकार्डियोग्राफी होती है जिसमें कि आप पहले ही पता कर सकते हैं। तो आपको पहले पता हो तो पहले आपको इसके हिसाब से आपको डिलीवरी, जहाँ अस्पताल में ये सुविधाएं हैं उनके इलाज के लिए आगे, वहीं पे डिलीवरी करानी चाहिए उसके हिसाब से। सर आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, तो इसी कड़ी में मैं कुछ और बातें जोड़ना चाहूँगा कि जो बच्चों को जो जन्मजात बीमारियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है कि एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, एक साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। तो सामान्य भाषा में अगर इसे कहें तो बच्चे का नीला पड़ जाना साइनोटिक हार्ट डिजीज होता है। तो उसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसके होंठ का या ईयर लोब का अगर रंग आपको सामान्य की तुलना में थोड़ा नीला दिखाई दे रहा है तो वो भी एक हार्ट की बीमारी का लक्षण है, जन्मजात बीमारी का। दूसरा है जो एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, उसमें बच्चा ज़्यादातर उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, उसके जो माइलस्टोन्स हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते, उसको बार बार निमोनिया होता है। तो वो नज़दीकी अस्पताल में जहाँ पे हार्ट स्पेशलिस्ट का अभाव है वहाँ पे उसका बार बार निमोनिया की तरह इलाज चलता रहता है, जबकि वास्तव में वो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज से ग्रसित होता है। और ऐसी समस्या मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ में है जहाँ पे बच्चे को जन्मजात बीमारी होती है, लेकिन हमें पता तब चलता है जब वो एक फुल ग्रोन अडल्ट हो जाता है या 10-12 साल की उम्र में पता चलता है। तो उस समय तक जब पता चलता है तब तक बहुत सारे इलाज हमारे पास हम कर नहीं चुके होते हैं। तो ये दो मुख्य जन्मजात बीमारियां हैं, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज और एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। जी, तो बिल्कुल बच्चों को लेकर के भी आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। मतलब बिल्कुल न्यू बॉर्न जो बच्चा है उसे भी हार्ट की समस्या हो सकती है, दिल की समस्या हो सकती है, और ये क्योर भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं जैसे कि भी सर ने बताया। लेकिन यहाँ पे आवश्यकता ये होती है कि सही समय पर आपको स्वास्थ्य सेवाएं मिले और आप उन तक अपनी पहुँच बनाएं, और दूसरा आप खुद भी सतर्क रहें। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि जो हृदय रोग है इनका इलाज किस किस प्रकार से होता है, क्योंकि कई बार हमें ताउम्र गोलियां खानी पड़ती है और हम उससे बचने की सोचते हैं। तो क्या ये सही है, किस तरीके से इसका इलाज किया जा सकता है, वो कौन सी सिचुएशन है जब आपको ऑपरेट करना पड़ता है, ये तमाम बातें इस छोटे से ब्रेक के बाद। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं हृदय रोगों की लक्षण, कारण और बचाव की। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको बता दें कि आप अपने सवाल हम तक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके और हमें ईमेल कर भी बता सकते हैं। सभी सवाल लाइव कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे और हमारे विशेषज्ञों के सामने रखे जाएंगे, जो कि इसका तुरंत आपको लाइव जवाब देंगे। नंबर या फिर ईमेल आईडी आप हमारी स्क्रीन से नोट कर सकते हैं, जो कि साथ साथ फ्लैश किया जा रहा है। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं डॉक्टर नरेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये तो बात हुई कि हमारा खान पान कैसा है या हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम बहुत ज़्यादा नहीं घूम फिर रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारा शारीरिक श्रम नहीं है। लेकिन इसके बाद साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि आजकल बहुत ऐसी आदतें भी हैं जो कि सीधे आपके हार्ट पर असर करती हैं। उन आदतों का किसी भी तरह का लाभ नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। और इन मादक पदार्थों का सेवन भी हम देख रहे हैं कि भले कितनी चेतावनी दी जाए लेकिन फिर भी वो बढ़ रही है। तो ये हार्ट पर किस तरह का प्रभाव करते हैं, चाहे वो स्मोकिंग हो या फिर अल्कोहल, लिकर लेना हो, इनका किस तरह का असर रहता है? जैसे कि हम जानते हैं जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के, उसमें मुख्य कारण है स्मोकिंग, आपको धूम्रपान करना। दूसरा है आपका डायबिटीज़, शुगर होना। तीसरा ब्लड प्रेशर है। दूसरी आपकी फैमिली हिस्ट्री है। और चौथा कारण जो मेन है वो स्ट्रेस होता है। तो किसानों के मामले में जो हम जो कहते हैं कि इनमें जो रिस्क फैक्टर, जो शहरों में तो कहते हैं कि हम लाइफस्टाइल डिजीज है, कि हम चलते नहीं हैं, हमारी दिनचर्या बदल गई है, हम लोग काम कम करते हैं। पर किसानों में ऐसा नहीं है। किसान तो खूब काम करता है, खूब मेहनत करता है,
पर उसमें क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, उनके लिए रिस्क फैक्टर है मेन जो हमने देखने में आया है। जो कि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, मैं खुद एक किसान हूं, मेरा किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मैंने जो देखा है उससे मैं बता रहा हूं आपको मेरे एक्सपीरियंस से कि उनमें स्मोकिंग की काफ़ी का प्रचलन है गाँव में। जो कि स्मोकिंग करते हैं उससे आप जो स्मोकिंग करता है वो इफेक्ट होता है, प्लस जो आपके परिवार में जिसमें पैसिव स्मोकिंग हो रही है, जैसे जो स्मोकिंग नहीं भी कर रहे हैं, जो आपकी बच्चे हैं, आपके बाकी जो सदस्य हैं, उन पे भी बुरा असर पड़ता है। तो ये एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जिसको हम आराम से छोड़ सकते हैं और इसको इससे हमें काफी फर्क पड़ेगा। और देखिए दिल पर तो असर पड़ता ही है, आपके लंग्स कितने प्रभावित हो रहे हैं आपके परिवार में। और देखिए कहीं ना कहीं जब आप इतनी ज्यादा इस तरह की आदतों के चंगुल में फंस जाते हैं तो आपका सामाजिक जीवन भी इससे प्रभावित होता है, पारिवारिक जीवन भी प्रभावित होता है, और अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं एक विशिष्ट सर्कल बनकर वो स्नोबॉल होता है एक स्ट्रेस में। तो कई तरह की समस्या और भी इंटर रिलेटेड हैं या फिर आपस में जुड़ी हुई जो कड़ियाँ हैं हम वो भी आपको बता रहे हैं। इसीलिए कम से कम इस तरह की चीज़ों का तो आप सेवन ना करें अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। चलिए कॉलर है नंद स्वरूप मिश्रा है जिन्होंने उत्तर प्रदेश की बाराबंकी से हमें कॉल किया है। आइए बात करते हैं उनसे। नंद स्वरूप जी बताइए क्या सवाल है। हेलो जी बताएं। हाँ नमस्कार, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है बाराबंकी से। जी जी सर मैं बताइए। जानना ये चाहता हूँ जो दिल के दुश्मन होते हैं जैसे फैट है, हाई बीपी है, मधुमेह है, मोटापा है, दर्द निवारक दवाएं हैं, तनाव है, इसके अलावा जो हम सावधानी बरतते हैं जैसे अच्छा खाएं, व्यायाम करें, शराब या तम्बाकू न लें, अच्छी नींद लें, वजन को अपने ध्यान रखें, कोलेस्ट्रॉल को सही मात्रा बनाए रखें, ब्लड प्रेशर को भी सही बनाए रखें, ब्लड प्रेशर काबू में रखें। इसके अलावा जैसे हम लोग ये करते हैं कि कम खाएं, कम खाएं, तेल, घी, चीनी, नमक खाएं, तो ये हमारे दिल के लिए कितना अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल है। डॉक्टर सत्यवीर आप जवाब देना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है नंद स्वरूप काफी जी, जागरूक किसान और हैं आपने हमारे। बहुत ही अच्छे जवाब भी दिए हैं। आप बहुत ही जागरूक किसान जी, जी। प्रतीत हो रहे हैं मुझे। जो भी सारी चीजें आपने बताई जैसे मोटापे को कम करना है, अब तो मोदी जी ने भी कहा, हमारे प्रधानमंत्री अब तो ने कि जैसे तेल कम हमारे खाएं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हमें हमारे तेल में 10% की कटौती अगर हम लोग करें तो हम काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। उसके अलावा मधुमेह है किसी को तो उसको कंट्रोल रखना है, उसमें लगातार अपनी जो भी आपके डॉक्टर हैं, जो भी आपके चिकित्सक हैं, जो आपको दवाइयाँ बता रहे हैं वो आपको लेनी है। ब्लड प्रेशर को आपको कंट्रोल रखना है, अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो उसको नमक कम खाना है। आपको रोज़ाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलना है। और स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में, लोगों को ये लगता है कि मैं हुक्का पी रहा हूँ, जैसे गाँव में लोगों को लगता है कि वो कम नुकसान करता है, तो वो भी उतना ही नुकसानदायक है। किसी भी फॉर्म में टोबैको जैसे तंबाकू, लोग गुटखा, खैनी वगैरह खाते हैं तो वो भी हार्ट अटैक के लिए उतना ही जिम्मेदार है। उसके अलावा हम अगर वज़न कम रखें तो मोटापे से ना केवल हार्ट को फ़ायदा होगा, हमें हमारा शुगर भी कंट्रोल रहेगा और उसके अलावा जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। बिल्कुल। और सर इनका ये भी कहना था कि कैसे सही मात्रा हम, मतलब जैसे हमारा खान पान है उसे हम कैसे समझें कि हमारा जी उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी लोगों में ऐसा है कि ऑलिव ऑयल हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं इस मामले में ये कहना चाहूँगा कि कोई भी जो डाइट होती है वो ट्रेडिशनल हमेशा बेटर होती है। जो आपके पूर्वज जो डाइट लेते आ रहे हैं उसी का आप सेवन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हम इंडियंस में हमें डीप फ्राई करने की आदत है कि हम सब्जी में तड़का लगाते हैं, हर चीज़ को तलते हैं, तो उसमें ऑलिव ऑयल बिल्कुल भी इनफैक्ट वो नुकसान करता है। अगर ऑलिव ऑयल से आप सब्जी में तड़का लगा रहे हैं तो वो फ़ायदे की जगह आपको नुकसान करेगा। और एक और सलाह है कि उसमें आप बेटर है कि आप ऑयल्स को मिक्स करें। जैसे आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो वो भी अच्छा है। साउथ इंडिया में लोग कोकोनट ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो लेकिन आप बेटर रहेगा कि आप ऑयल्स को मिक्स करें और जो आपके ट्रेडिशनल, जो आपके फोर फादर्स जो डाइट फॉलो कर रहे थे उसी को आप फॉलो करें, वही आपके लिए बेटर है। और देखिए सर ये भी होता है कि किसी भी क्षेत्र का जो खान पान, रहन सहन, वेशभूषा होती है वो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन जो है और वहाँ पे किस तरह के संसाधन उपलब्ध है उनसे प्रेरित होती है। और वो हमारे ट्रेडिशनली या फिर कहे पारंपरिक तौर पर जो चली आ रही है वो कहीं ना कहीं उसी के अनुसार ही होती है। और जब आप उसमें बदलाव करते हैं तो उसका उस दूसरी तरह का असर भी देखने को मिलता है। अब सर हम आते हैं ट्रीटमेंट पर। अब एक बहुत मैं कहूँगी कि लोगों में एक पता नहीं किस तरह का डर सा रहता है कि अगर दिल की कोई समस्या होगी तो डॉक्टर के पास जाएंगे और हमें दवा खानी पड़ेगी, और वो दवा नहीं खाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ भी हम कर लेंगे, हम ठीक महसूस कर रहे हैं तो उस दवा को छोड़ देते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो उसका इलाज किस तरीके से होगा, और क्या ऐसी भी स्थिति होती है कि जब आपको दवा ना खानी पड़े? सर आपको अगर एक बार ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो गया है आपको,
तो आपको अपने डॉक्टर से के पास जब आप संपर्क करेंगे उनसे, तो आपको एक ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, वो मेडिसिन स्टार्ट करेंगे आपका ब्लड प्रेशर देखते हुए, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की मतलब बोलेंगे, जैसे कि आपको बताएंगे आपको नमक कम लेना है, और डाइट मॉडिफिकेशन बोलेंगे, और आपको एक्सरसाइज के लिए बताएंगे। दूसरा आपको बताया जाएगा कि आपको तनाव कम रखने के लिए योग का आप सहारा ले सकते हैं, ताकि आपका तनाव कम रहे, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम रहेगा। पर इसमें दवाइयाँ आपको कभी किसी भी मौके पर अपने आप से छोड़नी नहीं चाहिए। आपके डॉक्टर की लगातार सलाह के साथ ही वो दवाइयाँ चलेंगी। एक बार आपने सोचा कि मेरा तो ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, मैं इसको छोड़ देता हूँ, पर वो नहीं करना चाहिए आपको। आपका जो ब्लड प्रेशर आपको ठीक लग रहा है वो इसीलिए है कि आप दवाई ले रहे हैं उसमें, और आप कर रहे हैं उसमें, उसको अपने आप से छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो वो आपको लंबे नुकसान कर सकता है, आपकी किडनी पे नुकसान डाल सकता है, आपके हार्ट पे नुकसान डालेगा। जी जी, एक कॉलर है पंजाब सिंह है, जिन्होंने हमें हिमाचल से कॉल किया है। आइए उनका हम कॉल ले लेते हैं। पंजाब सिंह जी, बताइए क्या सवाल है। जी मैडम, मेरा सवाल है कि मैं जब कुछ काम करता हूँ या कुछ ज्यादा हैवी लेते तो मुझे थोड़ी बीटिंग हो जाती है, या लड़ाई शड़ाई हो तो मुझे बीटिंग हो जाती है और गला खुश्क हो जाता है। डॉक्टर यादव कुछ पूछना चाहते हैं क्या? आप एक बार दोहरा पाएंगे? आपको काम करने पर क्या हो जाता है? जी सर, मैं जम्मू कश्मीर से पंजाब से बोल रहा हूँ। जब कहीं लड़ाई हो या कुछ हो तो मुझे थोड़ा, अगर मैं उसमें पार्ट प्ले करूंगा उनको व्यवस्थित करने के लिए, तो मुझे बीटिंग हो जाती है, या मैं ज्यादा चढ़ाई चढ़ूं तो थोड़ी बीटिंग हो जाती है, गला खुश्क हो जाता है। ठीक है। हाँ, तो ये काफ़ी हद तक ये सामान्य बात है। अगर कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा हो उसकी वजह से हमारी हार्ट बीट तेज हो जाना। लेकिन अगर आपको थोड़ा ही चलने पर, सपोज मैं कहूँ कि एक मंजिल सीढ़ी चढ़ने पे ही आपको अगर हार्ट की बीट तेज़ हो रही है, तो आपको एक नज़दीकी किसी भी, आप अपने फैमिली फिजिशियन से एक बार अपना हार्ट का चेकअप करा सकते हैं, जिसमें ईसीजी, चेस्ट एक्सरे और रूटीन ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। तो हो सकता है कि उसमें अगर कुछ एबनॉर्मलिटी हो तो वो डिटेक्ट हो सकती है। बट अगर ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने से या कुछ बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने से हार्ट बीट अगर तेज़ हो रही है और वो आप बैठ रहे हैं या आराम करने पर सामान्य हो रही है, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, उसके लिए आपको चिंतित होने की बात लेकिन नहीं सर है। जैसे ये कुछ बता रहे कि नहीं आशंका है, तो उस आशंका को दूर करना ही उस बेहतर आशंका रहेगा, को दूर करने के लिए आपको निश्चित रूप से अपने नज़दीकी चिकित्सक के पास जाकर एक बार आपको चेकअप कराना चाहिए। और ये बहुत ही ज़रूरी है। हम ज़्यादातर समय हम देखते हैं कि लोग हार्ट अटैक होने के बाद या हार्ट की बीमारी होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसमें बेहतर है कि आपको अगर थोड़े भी लक्षण हो, जैसे चलने फिरने पे सांस फूलना, और जैसा आपने बताया चलने फिरने पर हार्ट बीट तेज़ होना, ऐसी कंडीशन में ही आप अगर डॉक्टर के पास जाकर अपना सलाह मशवरा कर लें तो आप भविष्य में होने वाली हार्ट डिजीज से बच सकते हैं। और एक छोटी सी बात मैं जोड़ना चाहूँगा जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। बहुत बार हम ओपीडी में देखते हैं कि लोग आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर, मुझे हेडेक हो रहा है, मैंने ब्लड प्रेशर चेक किया, ब्लड प्रेशर 180 आ रहा है। तो ये बहुत ही गलत तरीका है। ब्लड प्रेशर हमें तब चेक करना है जब हम बिल्कुल स्वस्थ फील कर रहे हों, बिल्कुल आरामदायक पोजिशन में हों, क्योंकि जब भी आपको सर दर्द होगा, बुखार होगा, कोई एंजाइटी होगा, आपका ब्लड प्रेशर रिएक्टिव बढ़ जाता है, और उसके साथ ही अगर आप दवा चालू कर रहे हैं तो वो एक ठीक बात नहीं है। ब्लड प्रेशर हमेशा आपको बिल्कुल भी चालू नहीं करनी दवा, नहीं चालू। बहुत सारे केसेज में ऐसा होता है, तो उसकी वजह से हम गलत दवा शुरू कर सकते हैं। नागेंद्र सिंह नेगी जी एक दर्शक हैं, उनका हम सवाल ले लेते हैं। फिर सर मैं इस दवा पर भी आऊँगी, क्योंकि आजकल एक बड़ी ट्रेंडिंग सी बात हमें देखने को मिलती है कि आप अपने पास इन दवाओं की एक किट बना के रखिए, और कुछ ऐसा लगे तो तुरंत उससे निगल लें। तो ये कितना सही है? नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ है फोन लाइन पर हिमाचल से। जी नागेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है। हेलो मैडम, नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं हिमाचल प्रदेश के सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। जी स्वागत है आपका। मैडम मेरा सवाल ये है कि जो हम गांव के लोग, जो किसान जो हैं, वो खेतों में जो पेस्टिसाइड, अब जो प्रॉब्लम आ रही है जी, जो पेस्टिसाइड या मिलावट वाला जो खाना दुकानों का खा रहे हैं और डिपुओं का राशन खा रहे हैं, या ये जो कोरोना इंजेक्शन के बाद भी एक बहुत बड़ी भ्रांति, जिसमें कि हमारे नजदीक में ही कई हंसते गाते चलते और डांस करते करते लोग फ्लैट होते चले जा रहे हैं, तो इसको सीधा इससे हार्ट अटैक से जोड़ा जा रहा है। ये और इसके साथ सर जो हार्ट अटैक की एक किट बताते हैं कि भाई सॉल्विटेट और ये इकोस्प्रिन और पता नहीं 3-4 दवाइयां ये घर में रखो, और ये डॉक्टर कहते हैं जी, और यूट्यूब सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इनका ये आ रहा है। हर चीज को ये प्राइवेट अस्पताल वाले तो उम्र के हिसाब से सुन पढ़ के सारी बीमारियों को हार्ट से जोड़ देते हैं।
60%, 70%, और वहां पर काफी मोटा बिल बना के दे देते हैं। ठीक है, बिल्कुल नागिन जी आपके हमने सवाल सुन लिए। पहली बात तो जो आप कह रहे थे कि जिसके बारे में मैंने भी पूछा, तो उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही किस तरह की बीमारियां हार्ट की बीमारी की तरफ इशारा करें या फिर किस तरह की समस्या, ये आप जानना चाह रहे हैं। फिलहाल हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। नागिन जी आप हमारे साथ बने रहे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन सभी सवालों का जवाब अपने विशेषज्ञों से लेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें स्वस्थ के साथ। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं हृदय रोगों के बारे में, और ब्रेक से पहले हमारे एक दर्शक थे नागेंद्र नेगी जी, जिन्होंने हमें हिमाचल से कॉल किया था। तो डॉक्टर यादव, मैं आपसे जानना चाहूँगी, कई सवाल थे उनके कि जी नेगी जी ने बहुत ही अच्छे सवाल उठाए। 2-3 सवाल एक ही सवाल में उन्होंने उठाए, तो मैं एक एक करके उनका जवाब देना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि जो ये एस्पिरिन किट वगैरह ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। सिर्फ उन मरीजों को जिनको पहले से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, एंजाइना की बीमारी है, स्टेबल एंजाइना है, कि उनको सिर्फ चलने फिरने में या कुछ भी काम करने में कभी कभार सीने में भारीपन हो जाता है। तो वैसे भी दवा चली रही होगी। जिनको पहले से कार्डियोलॉजिस्ट की या किसी भी फिजिशियन की के परामर्श से उनको दवाइयाँ चल रही हैं, ऐसे मरीजों को हम सॉर्बिट्रेट की सलाह देते हैं कि कभी अगर आपको इन दवाइयों के बावजूद भी अगर चलने फिरने में कभी भारीपन होता है तो 1 या 2 बार सॉर्बिट्रेट 5 mg जीभ के नीचे रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर 1 या 2 बार रखने पर भी भारीपन ठीक नहीं हो रहा है तो आपको नज़दीकी अस्पताल जाना चाहिए। दूसरी चीज़ कि हार्ट अटैक आने की कंडीशन में कभी भी हमें बिना डॉक्टर की सलाह के एस्पिरिन नहीं लेनी चाहिए। एस्पिरिन एक ब्लड थिनर है, मतलब खून पतला करने वाली दवा है जो ब्लीडिंग जैसे सीरियस साइड इफ़ेक्ट कर सकती है। तीसरी चीज़ ये है कि जो जैसा इन्होंने बताया कि सडन कार्डियक डेथ, तो अभी इसकी ऐसी पुष्टि नहीं हुई है कि सडन कार्डियक डेथ के जो इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ गए हैं। हम आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का और लोगों के पास स्मार्टफोन अब सभी के पास हो गए हैं, तो हम लोग ज़्यादा देख पा रहे हैं कि लोगों की सडन डेथ हो रही है। बट अभी तक इस चीज़ की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये कोरोना के बाद से सडन डेथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और दूसरा, ऐसा सिर्फ हमारे देशों में नहीं है, जो देश बहुत ही विकसित देश हैं जहाँ पे सब जगह पे ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर मशीन्स भी लोगों ने इंस्टॉल की हैं, उसके बावजूद भी सडन डेथ की रिस्क को कम नहीं किया जा सका है। तो इसके लिए बहुत ही पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि अगर आपको लगता है उससे पहले आपको कोई लक्षण आ रहे हैं जो हार्ट की बीमारी के हैं, आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जी जी। तो सर, जैसे हमारे दर्शक जहाँ तक ये भी जानना चाह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो तुरंत उन्हें क्या करना है। ये तो हमने CPR के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन कितना एक मरीज़ के पास समय होता है अगर उसे कुछ भी ऐसा महसूस हो रहा है, जैसे आपने बताया कि दर्द होना या फिर पसीना आना, एंग्जाइटी होना, भारीपन महसूस होना, कितना समय रहता है और कितना हमें प्रोएक्टिव होने की आवश्यकता रहती है? ये बहुत ही ज़रूरी सवाल। अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो टाइम इज़ मनी। मतलब हार्ट अटैक आना जैसे आपके खेत में आग लगने की तरह है कि उसको जितना जल्दी आप आग को बुझाओगे उतना आपकी फसल बचेगी। तो जैसे अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, उसकी पुष्टि एक सामान्य जांच जिसको ECG बोलते हैं, उससे हम पुष्टि कर सकते हैं कि उसको कोई मेजर हार्ट अटैक तो नहीं है। अगर मेजर हार्ट अटैक है तो ऐसी कंडीशन में उसकी एंजियोप्लास्टी या उसको स्टेंट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। बट ऐसी कंडीशन सिर्फ मेजर हार्ट अटैक के लिए है, जो जिसकी पुष्टि ECG या इकोकार्डियोग्राफी द्वारा एक हॉस्पिटल में हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर किसी को बहुत तेज सीने में दर्द है और हार्ट अटैक के लक्षण लग रहे हैं तो फिर देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देरी करेंगे तो आपका जो समय है वो निकल जाएगा और उसके बाद आपका दिल कमज़ोर हो जाएगा और आप
आपको कार्डियोमायोपैथी होगी जिसकी वजह से आपको सांस फूलेगी और अचानक बेहोशी और जान जाने का खतरा बन सकता है। जी जी सर, कई बार कहते हैं कि ये वॉल्व आपका काम नहीं कर रहा है और इस तरह की बातें पता चलती हैं, ये क्या होता है, मतलब कौन सी स्थितियाँ होती हैं, किस तरह की समस्या होती है हार्ट की? वेल्व की बीमारी है वो अपन जो हार्ट अटैक की बीमारी है उससे बिल्कुल अलग है। हार्ट अटैक की बीमारी होती है हमारी कुछ जो अपने दिल को जो खून की नसें होती हैं जो हमारे को ब्लड सप्लाई कर रही है हमारे हार्ट को, उनमें ब्लॉकेज की वजह से होती है हार्ट अटैक। और ये वेल्व की बीमारियां बिल्कुल अलग हैं। ये हमारी रूमेटिक हार्ट डिजीज है, मोस्ट कॉमन जो है हमारे जो देश में प्रचलित है वो रूमेटिक हार्ट डिजीज है, जिसमें धीरे धीरे करके ये वेल्व को अफेक्ट करती है, जिसमें वाल्व में सिकुड़न हो सकती है धीरे करके और बाद में आके लीकेज भी हो सकती है दोनों। तो लीकेज और सिकुड़न दोनों वेल्व से जब होती हैं तो मरीज को सांस फूलना शुरू होता है प्राइमरीली, और उसका बदन में सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है, पैरों में सूजन आ सकती है। इस बीमारी में यूजुअली जो रूमेटिक हार्ट डिजीज होती है उसमें चेस्ट पेन जैसे कि बोलते हैं सीने में दर्द होना, वो इतना बड़ा लक्षण नहीं होता इसमें। इसमें मेनली आपका सांस चलने में सांस फूलना, आपके रूटीन जो काम करें उसमें आपका सांस फूल जाना, तो पहले आप आराम से कर पा रहे थे अभी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इंगित करता है कि आपको कोई वाल्वुलर हार्ट डिजीज हो सकती है। उसके लिए आपको जांच के लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और जहाँ पे आपको इको करके आपकी इको कार्डियोग्राफी से आपकी कोई भी वेल्व की जो बीमारी है उसको डायग्नोज किया जा सकता है और उसका उचित इलाज के लिए आपको रिकमेंडेड। ठीक है, एक कॉलर है राय जी है हमारे साथ जिन्होंने हमें छत्तीसगढ़ से कॉल किया है। हेलो हेलो जी नमस्कार। नमस्कार सर, अजीत जी हैं जिन्होंने हमें छत्तीसगढ़ से फ़ोन किया। जी बताइए। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मेरी उम्र 60 है। जी बोलिए। मेरी उम्र 60 है। जी 60 उम्र है आपकी? जी तो हार्ट में कुछ समस्या रही तो मुझे डॉक्टर साहब ने डिलीजियम करके गोली दिए हैं, डिलीजियम खाता हूँ, और अभी हाल ही में घुटने में प्रॉब्लम आया तो कैल्शियम की भी दवाई खा रहे हैं, तो दोनों में कोई क्रॉस है क्या? शायद नेट में देखने पर ये पता लगता है कि ये हार्ट चैनल कैल्शियम चैनल ब्रोकर है ये। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। घुटने में कैल्शियम की दवाई आपको डॉक्टर ने दिया है। हाँ दोनों बिल्कुल साथ में ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं अजीत जी। जो डिलीजियम है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और हार्ट की हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए दी जाती है, और इसका कैल्शियम की दवाइयों के साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं है, आप सेफली ले सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है उसमें। ज़्यादातर जो हार्ट की दवाइयाँ हैं उनका बहुत कम दूसरी जो बीमारियां, जैसे बहुत बार लोगों के प्रश्न रहते हैं कि मुझे घुटने में दर्द है, मुझे न्यूरो की बीमारी है, पेट की बीमारी है, तो ज़्यादातर दवाइयां सेफ़ होती हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, बट डिलीजियम का कैल्शियम से कोई इंट्रैक्शन नहीं। जी अब सर मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर नरेंद्र जी, जैसे कि हम हार्ट डिजीज़ की बात करें और काफ़ी सारी हमने चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पर। किस किस तरह के ट्रीटमेंट होते हैं? एक दवा के बारे में तो आपने बताया, लेकिन वो कौन सी सिचुएशन होती है जब हमें स्टंट पड़ते हैं या फिर हमें ओपन हार्ट सर्जरी करवानी पड़ती है, और कौन सी सिचुएशन होती है जब डॉक्टर कहता है कि अब एक यही रास्ता बचा है? जी, अगर हम बात कर रहे हैं अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की, जैसे कि जो दिल की सप्लाई करने वाली, ब्लड की सप्लाई करने वाली नसें ब्लॉकेज की बात कर रहे हैं, उसकी ट्रीटमेंट के लिए दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं। एक तो होता है स्टेंटिंग करना, जैसे कि आपको कैथ लैब में आपको किया जाता है परक्यूटेनियस स्किन के द्वारा जाके, और आपके जो ब्लॉक्ड वाले एरिया में आपको स्टेंट डाल के उसको खोल दिया जाता है, उसको जहाँ ब्लॉकेज है उसको खोल दिया जाता है, तो वो तो उसको आपको स्टेंट बोलते हैं। और दूसरी ऑप्शन होता है उसका बाईपास सर्जरी, जिसमें आपको चेस्ट को खोल के उसमें दूसरी जगह से नसें लेके और उसके आपके जो ब्लॉकेज है उसके आगे जाके उसको जोड़ दिया जाता है, ताकि आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन है, हार्ट की ब्लड सप्लाई है, वो वापस शुरू की जा सके और आपको जो महसूस हो रही है तकलीफ वो आपका निदान हो जाता है उससे। ये दो तरीके के निशान इसके लिए इलाज इसके लिए उपलब्ध है। वहीं ये अगर वैल्वुलर हार्ट डिजीज है, वैल की वजह से है, तो उसमें आपको वेल रिप्लेसमेंट या वेल रिपेयर करने की सुविधा आपके लिए उपलब्ध होती है, जो आपको ओपन हार्ट के द्वारा की जा सकती है। या फिर आपको कैथेटर से भी आपको उसको जो वेल में सिकुड़न कोई है तो उसको कैथेटर से भी खोला जा सकता है, कि आपको बैलून फुला के उसको सिकुड़न को दूर कर सकते हैं कैथ लैब में। जी डॉक्टर सत्यवीर, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? जैसा कि डॉक्टर नरेंद्र ने बताया कि जो हार्ट अटैक के लिए दो इलाज हैं, स्टेंट, बाईपास, उसके अलावा वेल्व के लिए हमारे पास अभी जो पहले की तुलना में जो सारी ओपन हार्ट सर्जरी से ही हम वेल्व को ठीक कर सकते थे, अब हम परक्यूटेनियसली या बिना चीर फाड़ किए भी वेल्व की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। जैसे
टेवर या टेवी अब बहुत ही प्रचलित है, जो कि एओर्टिक वाल्व की सिकुड़न की वजह से जो पहले सिर्फ हम ओपन हार्ट सर्जरी के द्वारा ही ठीक कर सकते थे, अब जैसे जैसे मेडिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं वैसे वाल्व की बीमारियां भी अब हम बिना चीर फाड़ के ठीक कर सकते हैं। और कुछ मरीजों को जिनको कार्डियोमायोपैथी है, जिनको दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है, बार बार उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है, ऐसे मरीजों में हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा भी उपलब्ध है। जी जी, एक कॉलर हमारे साथ आए, उनसे बात करते हैं। हेलो 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 हेलो, प्रवीण पटेल जी हमारे साथ हैं। जी प्रवीण जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा सवाल ये है, मेरे फादर की एंजियोप्लास्टी हुई थी और उसके बाद जो ब्लड टेस्ट हुए थे उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत कम था। ठीक है। हेलो, हाँ जी जी, सुन रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत कम था, तो क्वेश्चन ये है कि क्या कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होने के बावजूद भी ब्लॉकेज पॉसिबल है? सर हाँ, तो दो सवाल रेफरेंस रेंज रहती है उससे कम थे। हाँ प्रवीण जी, पहली बात तो ये है कि अगर एंजियोप्लास्टी के बाद आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल कम है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। हमारा टारगेट भी यही है कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्पेशली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, वो हम 70 से कम रखें। तो हमारा टारगेट भी है कि एलडीएल कम रहे, तो वो एक अच्छी बात है। दूसरा जो आपका सवाल है कि उसके कम रहने से कोई दिक्कत, तो उसके कम रहने से कोई दिक्कत नहीं है हमें। इसके अलावा आपका कोई और सवाल है तो आप? नहीं सर, यही सवाल था इनके, ये थे। और सर जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल की हम बात करें तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को ये भी बताइए क्या होते हैं। एक होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, उसकी वैल्यू हमारी 200 से अगर ज़्यादा है तो हम उसको एबनॉर्मल कहते हैं। उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, मतलब लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, जिसकी डेंसिटी कम होती है। उसका हमारा टारगेट रहता है, अगर कोई सामान्य आदमी है जिसको कोई ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ नहीं है, तो हम चाहते हैं कि उसका एलडीएल 130 से कम रहे। अगर किसी को कोई 1-2 रिस्क फैक्टर हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है, डायबिटीज़ है, तो हम चाहते हैं कि वो 100 से कम रहे। लेकिन अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया है, उसको स्टेंट लग गए हैं, बाईपास हो गया है, उसकी नियमित दवाइयाँ चल रही हैं, तो हम चाहते हैं कि उसका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 70 से कम रहे। दूसरी चीज़ है कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल, वो है हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, मतलब एचडीएल। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसी दवाइयाँ नहीं हैं जिसकी वजह से हम एचडीएल को बढ़ा सकें, लेकिन नियमित रूप से व्यायाम करना, स्मोकिंग नहीं करना, अच्छी लाइफस्टाइल से हम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं। जी जी, अब मैं सर आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर नरेंद्र कि अब पहले सोचते थे कि ये जो पहली बात तो जो मैंने शुरुआत में कहा कि शहरों की बीमारी है, और कई बार हम कहते थे कि हार्ट अटैक मतलब 60 साल पार उम्र जब हो जाती है, कई बार जब आपका शरीर धीरे धीरे प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है और कमज़ोर होने लगता है, तो उस वक्त हो सकता है ऐसी चीज़ें हो जाएं। लेकिन क्या ये वाकई में ये एज वाइज हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि ज़्यादा उम्र के लोगों को ज़्यादा हार्ट अटैक आने की आशंका रहती है, या फिर अभी किसी के साथ भी हो सकता है? जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। ये जो हार्ट अटैक की जो ब्लॉकेज की जो बीमारी है, ये आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। तो जो प्रोग्रेस करेगी चीज़, वो धीरे धीरे उम्र के साथ आप देखेंगे तो जो चीज़ प्रोग्रेस करिए धीरे उम्र के साथ जैसे अपने आप से बढ़ती चली जाएगी। ये तो नेचुरल प्रोग्रेस हो गया। पर ये आजकल पर ये भी देखने में आया कि यंग एज में भी आजकल ये बीमारियाँ देखी जा रही हैं, क्योंकि अब इतनी लाइफस्टाइल चीज़ें जो अब ये ज़्यादा शहरों में देखने में आया है। तो लाइफस्टाइल हमारी चेंज हो गई हैं, जो एडिक्शंस हो गए हैं, और जो जो जंक फूड खा रहे हैं, उससे ये कम उम्र में भी आजकल देखने में आ रही हैं ये बीमारी। और तो इसी का हम तो देख सकते हैं कि उम्र के साथ तो ये बढ़ती जाएगी, जैसे उम्र आपकी बढ़ेगी तो ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस वाली डिजीज़ है वो एज रिलेटेड आपकी धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है और आगे बढ़ती रहती है। जी, एक दर्शक है हमारे साथ, अनिल जी हैं, जिन्होंने हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया है। अनिल जी बताइए क्या सवाल है? अनिल जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैडम। हाँ बताएं, सवाल बताइए। जी मैडम, वो मेरी दीदी सिस्टर है, उसको पहले सांस चलती थी। हाँ हेलो, पहले टेलीविजन को म्यूट कर लें आप अनिल जी। हेलो हेलो अनिल जी, पहले टीवी को आप म्यूट कर लें, अपना सवाल पूरा करें, फिर वापस से जवाब सुनने के लिए कर दीजिएगा आवाज। आप म्यूट कर देंगे टीवी को? हाँ म्यूट कर दीजिए। अब बताइए सवाल। हाँ कर लिया। अरे वो क्या बोल रहे थे, जैसे मेरी सिस्टर है ना, उसको पहले एलर्जी होती थी, तो वो बीमार यानी कि सांस चलने लग गई थी, फिर
तो उसको अभी मुंह पे और पेट में सूजन आ रहा है, तो उसके लिए क्या किया है? डॉक्टर यादव, जैसे मुंह पर और पेट में सूजन, आपने एक सिम्टम भी बताया था। जैसा अनिल जी आप बता रहे हैं कि सांस फूलती थी, मुंह और पेट पे एलर्जी के बारे में बताया कुछ इन्होंने। हो सकता है ये एलर्जी हो, लेकिन हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें मिस कर रहे हो सकता है उनको हार्ट वेल्व की प्रॉब्लम भी हो जो डायग्नोस नहीं हो पाई है। तो मैं सलाह दूंगा कि एक अपना ईसीजी, चेस्ट एक्सरे और हो सके तो एक इकोकार्डियोग्राफी करा लें। ऐसी बीमारियां सामान्यतः वॉल्व जो डिजीज होती है उसमें भी ऐसे ही लक्षण होते हैं कि मरीज की चलने फिरने पे सांस फूलती है, पेट में उसको भूख नहीं लगती है, पेट फूल जाता है, हाथ पाँव में सूजन आ जाती है। तो ऐसी ये हार्ट वेल्व डिजीज के लक्षण भी हो सकते हैं। हो सकता है ये एलर्जी हो, लेकिन एक बार दिखा लेना ही बेहतर रहेगा। जी जी, चलिए इसी के साथ ही हम यहाँ पर एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, देखिए हमने बहुत सारे सिम्टम्स की बात कर ली, किस किस तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं, कब आपको क्या नहीं करना है, लेकिन क्या एक सामान्य व्यक्ति जो स्वस्थ है, उसे किसी तरह के कोई रेड फ्लैग्स या कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, उसे स्वस्थ बने रहने के लिए या फिर अचानक से कोई इस तरह की अप्रिय घटना ना हो, उसे किस तरह से सतर्क रहना चाहिए? क्या कोई नियमित टेस्ट भी हैं जो कि हर व्यक्ति 6 महीने या में करवा सकता है, साल भर में, जैसे भी हमारे एक्सपर्ट्स बताएं? इसके बारे में और विस्तार से हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान और अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। अगर अभी तक आपने अपने सवाल हम तक नहीं पहुंचाए हैं तो आप ज़रूर हमें कॉल करें या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इस बीच एक दर्शक हैं जिन्होंने हमें मंडी से कॉल किया, हिमाचल प्रदेश से। अनिल जी हैं फोन लाइन पर, आइए इनका हम सवाल ले लेते हैं। अनिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी मैम। जी बताइए, सवाल बताएं सर। मैम मेरे को ना लेफ्ट साइड में कभी कभी जहाँ पे हार्ट होता है वहाँ पे थोड़ा पेन होता है, कभी कभी, डेली तो नहीं होता, और जैसे बाहर को थोड़ा जैसे लगता है बाहर की साइड को धड़कता है दिल। मतलब कितनी है अनिल जी? जी सर। ओ अनिल जी, एज कितनी है आपकी? मैम एज है 35 साल। आपको कोई पहले से बीमारी तो नहीं है? कोई दवा चल रही हो ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की? कोई और दवा तो नहीं चल रही अनिल जी आपकी? आवाज नहीं जा रही शायद। तो अनिल जी जैसे बता रहे हैं कि उनको एक आम भाषा में बोलते हैं लेफ्ट साइड में दर्द है। ये कई लोगों को, अपन जैसे को भी देखें, आम लोगों को लगेगा लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है तो एकदम एंग्जाइटी हो जाएगी उनको कि ये तो हार्ट अटैक हो सकता है मुझे। पर ऐसा यूजुअली है सर, ज़्यादातर जो पेन जो हार्ट अटैक हो, जैसे हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में बता चुके हैं, डॉक्टर सत्यवीर ने बताया कि इसमें जकड़न जैसी महसूस होती है और ये आगे चलने फिरने में जो ये पेन बढ़ता है, इसका टिपिकल ये होता है कि आप चलोगे, एक्सर्ट करोगे, सीढ़ी चढ़ोगे तो ये पेन बढ़ेगा। अगर हार्ट का पेन, अगर हार्ट की ये ब्लड सप्लाई की वजह से पेन है तो पेन, तो वो लक्षण वही होगा, तभी आप उसको हार्ट पेन। नहीं तो आप ये सामान्य दर्शक इसको ये समझे कि नॉर्मल हार्ट जो हार्ट पेन जो लेफ्ट साइड में होता है वो हार्ट का पेन नहीं होता है। ज़्यादातर मस्कुलर पेन होता है, 70 to 80 90% केस में यही होता है। जी जी जी। अच्छा सर, बिल्कुल जैसे ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि क्या हमें मतलब कोई भी सामान्य व्यक्ति है स्वस्थ और हम कहते हैं कि हर 6 महीने में आप अपना टेस्ट कराते रहें, आप अपना मतलब लिपिड प्रोफाइल क्या है और ये तमाम तरह के जो टेस्ट होते हैं जो रिकमेंड किए जाते हैं डॉक्टर की तरफ से, हेल्थ चेकअप जो होता है, तो क्या इसमें कोई हार्ट का भी, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट तो होता ही है, लेकिन क्या आपको कोई हार्ट के स्वास्थ्य को एकदम सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है, कोई टेस्ट वो भी आप रिकमेंड करते हैं? जी, अगर हम ये रिकमेंड करते हैं, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो आपको प्रोफाइलिटी टेस्ट आपको करने चाहिए। आपको अपने ब्लड कोलेस्ट्रॉल, जैसे आपने बताया, कोलेस्ट्रॉल करना चाहिए, आपको ईसीजी का मॉनिटरिंग करना चाहिए, साथ में आपका ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ें होती हैं। और टेस्ट कराने के लिए अगर आप चाहते हैं, आपको सिम्टम्स कुछ आ रहे हैं आपको, तो आप उससे टेस्ट करने जाते हैं तो आपको सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट किए जाएंगे जिसमें आपको कोलेस्ट्रॉल का होगा। दूसरा टेस्ट होते हैं आपके ईसीजी, एक्सरे और इको, ये होते हैं बेसिकली। इनमें अगर कोई आपको अबनॉर्मलिटी आती है कि आपके ईसीजी में कोई चेंजेस हैं,
जो कि और आपको तो आपको फिर अगर उनको लगता है आपके चेंजेस दिखते हैं, हाँ कुछ चेंजेस लगते हैं, आपको सिम्टम्स भी आ रहे हैं हार्ट के, तो आपको उसको डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए आपको कोरोनरी एंजियोग्राफी होती है, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड होता है कि आपकी हार्ट में धमनियों के में जो ब्लॉकेज है उसको डायग्नोज करने के लिए। जी सर, आप भी कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? तो इसी को आगे बढ़ाते हुए कि मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई किसी इंसान की उम्र 45 साल है तो हम एडवाइज करते हैं कि उसको अपना रूटीन ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करा लेना चाहिए। और अगर उसको चेकअप पे पता चलता है या पहले से उसको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है, तो उसको एनुअल चेकअप करा लेना चाहिए कि साल में एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लें, अपना शुगर चेक करा लें, अपना कोलेस्ट्रॉल करा लें। लेकिन अगर किसी को स्मोकिंग नहीं करते हैं, हाइपरटेंशन भी नहीं है, बॉडी वेट भी ठीक है, शुगर भी ठीक है, तो एनुअल चेकअप अननेसेसरी एसिम्प्टोमेटिक लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं है। जी। दूसरा, स्क्रीनिंग, जैसा कहा कि अगर एसिम्प्टोमेटिक है, कोई उसको चलने फिरने में दर्द नहीं है तो उसको ईसीजी करा लेनी चाहिए। आजकल ये भी है कि सीटी एंजियोग्राफी करा लेनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होता है और इससे हम बचा भी नहीं सकते हैं। अगर आज हम किसी की ईसीजी कर रहे हैं, वो नॉर्मल है, सीटी एंजियोग्राफी नॉर्मल है, तो ऐसा नहीं है कि उसको कुछ दिन बाद हार्ट अटैक नहीं हो सकता है। तो ऐसा अननेसेसरीली एसिम्प्टोमेटिक, जिसको कोई लक्षण नहीं है, कोई टिपिकल लक्षण जिसको कहते हैं कि जो बिल्कुल टिपिकल एंजाइनल पेन नहीं है, उसको अननेसेसरीली ब्लड टेस्ट नहीं करानी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर किसी को पहले से डायबिटीज़ की बीमारी है, बहुत ही घर में 1-2 लोगों को 50 साल की कम उम्र से पहले हार्ट अटैक आ गए हैं, तो उनको सावधानी के तौर पर अपना एनुअल चेकअप कराना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो देखिए, सावधानी बहुत महत्वपूर्ण है और कहते भी हैं प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी सावधानी इलाज से बेहतर विकल्प है, ये हम सभी जानते हुए और हर बार अपने कार्यक्रम में हम ये बात भी कहते हैं। क्योंकि सर बहुत सारे हमने बिंदु पर चर्चा कर ली, लेकिन अभी भी क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे काफ़ी देरी से भी जुड़ते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एक क्लोजिंग पॉइंट्स हमारे दर्शकों को क्या रहेंगे। एक तो हम ये कि हम कैसे स्वस्थ रहें, जो कि कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। हम दुनिया भर के आडंबर करते हैं, लेकिन बहुत ही बेसिक चीज़ें, यानी आपका बैलेंस डाइट, आपकी एक्सरसाइज, स्ट्रेस ना लेना, इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। तो सर, इससे हम कैसे अपने जीवन में शामिल करें और कैसे ये हमारे हार्ट से जुड़ा हुआ है सर? मैं यही कहना चाहूँगा सभी किसान दर्शक भाइयों को कि आपको अपनी सेहत की, आपकी सेहत सबके लिए इम्पोर्टेंट है। पूरा देश आप स्वस्थ रहोगे, आप तो हमें भोजन मिलेगा, हम सब स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए आपकी स्वस्थता के लिए हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये प्रोग्राम, ये चैनल स्टार्ट किया था स्वस्थ किसान, जो 2015 में, तो इससे जुड़े रहें और तो आपको जानकारी मिलती रहेगी, इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। आप स्वस्थ रहेंगे तो नहीं। तो मेरा ये कहना है, हार्ट डिजीज से बचने के लिए आपको, जो एक्वायर्ड डिजीज होने बचने के लिए आपको जो मेन चीज़ चेंज करना है, आपको धूम्रपान से बिल्कुल दूर रहना है, जिससे आप अपने धूम्रपान से आप अपने परिवार को, पूरे अपने को बचा पाएंगे। दूसरा, आपको अगर मधुमेह, दूसरा मेन रिस्क फैक्टर आजकल गाँव में देखने मिला है, वो है मधुमेह का, क्योंकि इंडिया बिल्कुल हब बन गया है हाँ मधुमेह का। तो उसको आपको ना ब्लड शुगर चेक कराना बहुत ही आवश्यक हो गया है ऐसे में। तो उसके सिम्टम, जो मधुमेह के सिम्टम होते हैं कि आपको प्यास ज़्यादा लगती है, पेशाब, बार बार पेशाब होता है आपको, तो ये सब चीज़ें अगर मधुमेह के सिम्टम आपको कोई भी लगते हैं तो आपको अपने अस्पताल में जाके और आपका ब्लड शुगर टेस्ट करवाना चाहिए, खाली पेट जाके। और एक तो उसमें आपको बेसिकली आइडिया लग जाएगा कि आपको मधुमेह है या नहीं है। अगर है, आपको डायग्नोज हो गया मधुमेह, तो आपको बराबर आपको उसका इंसुलिन या उसकी दवाइयाँ जो आती हैं आपके, वो भी आपको लेनी है। आप ये ना सोचें कि आप उसे छोड़ देंगे और कोई ऐसा घरेलू उपचार कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि मधुमेह ऐसा रोग है जो आपको हार्ट के अलावा आपके हर अंग पर डालेगा। ये आपकी किडनीज को अफेक्ट करेगा, आपके ये ब्रेन की ब्लड सप्लाई को अफेक्ट करेगा, आंखों पे अफेक्ट करेगा। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आप मधुमेह पे आप अपना बिल्कुल। तो ये देखिए, एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है यहाँ पर कि अगर आपको डायबिटीज़ है, जो कि हम क्या कहें कि हमारे देश में कितनी तेज़ी से डायबिटीज़ की जो समस्या है वो बढ़ रही है और बढ़ती ही जा रही है, और पूरे विश्व में कहा जाता है कि इंडिया हैज़ बिकम हब, कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। तो इसीलिए अगर ऐसी कोई समस्या है तो फिर तो आपको वैसे भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। सर, अंत में अगर आप कुछ भी कहना चाहेंगे कम शब्दों में। तो जैसा कि लक्षण और बचाव के बारे में डॉक्टर नरेंद्र ने बताया, तो एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, अगर किसी को हार्ट अटैक हो भी गया है या एंजाइना है तो चिंता करने की बात नहीं है। सही समय पे दवाइयाँ और सही समय पे इलाज लेने के बाद उसका जो जीवन आयु है वो सामान्य लोगों की तुलना के बराबर ही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हार्ट अटैक हो गया तो आपको चिंता करने की बात है। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, समय पे दवाइयाँ लीजिए, आपका जीवन भी उतना ही
आपकी शारीरिक क्षमता भी उतनी ही रहेगी और आपका जीवन भी उतना ही बेहतर रहेगा जितना कि एक सामान्य इंसान बिल्कुल। का लेकिन है। बस ये है कि जो कहा जाए डॉक्टर की तरफ से वो उसे आप बिल्कुल करते रहें और उसकी गांठ बांध लें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यादव आपका भी और डॉक्टर नंदा आपका भी, आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। देखिए, अगर आपका दिल साफ है और स्वस्थ है तो ही आप जीवन का आनंद ले सकेंगे। ये कहा भी जाता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज, हम अब कहावतों में भी कहा जाता है कि आपके दिल का मामला है, इसलिए दिल को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमारे एक एक नागरिक का दिल स्वस्थ रहेगा तो जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, तो ही हमारा राष्ट्र स्वस्थ होगा और हम और तेज़ी से तरक्की कर पाएंगे। और हमारे किसान जो कि हमारे थाली तक भोजन पहुंचाते हैं, आप तो अपना ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि आप है तो ही हम हैं। तो इसी के साथ ही आज के स्वस्थ किसान में फ़िलहाल इतना ही। लेकिन अगर आपके कोई सुझाव है, आप किसी और विषय पर चाहते हैं हम स्वस्थ किसान लेकर आए, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com। ये हमारा ईमेल आईडी है। आप अपने फीडबैक, अपना राय, अपने सुझाव या फिर कोई विषय आप चाहते हैं जो कि हम ख़ास तौर पर आपके लिए स्वस्थ किसान में लेकर आएँ, अपने उससे जुड़े विशेषज्ञ लाएँ, तो ये भी हमें बताएं, हम उस पर भी काम करेंगे। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारा कार्यक्रम आज पूरा नहीं देख पाए या फिर किसी जानकारी को फिर से सुनना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर जाकर स्वस्थ किसान कार्यक्रम देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा YouTube ID है, इसे भी आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्वस्थ किसान देखें। कार्यक्रम पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अपने कमेंट आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बता सकते हैं, वो भी हम तक ज़रूर पहुँचाएँगे। फिलहाल लेंगे इजाज़त। अपना पूरा ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और दूरदर्शन किसान देखते रहें। नमस्कार।